एनसीईआरटी ने अपनी 7वीं क्लास की बुक में चेंजेज किए हैं। मुगलों का जो चैप्टर था उसको बदल दिया गया है। जाहिर है इस पे बातचीत करने के लिए जगमोहन राजपूत जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। आप यूनेस्को में भी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आप देश में भी पद्मश्री पा चुके हैं और इसी पे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से हटाया गया है एनसीईआरटी के चैप्टर से मुगलों का ये पाठ्यक्रम, उसको कैसे देखते हैं सर आप? मैं पूरी प्रक्रिया से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि कोई पाठ हटाया नहीं गया है। 1992 के आसपास जब मैं मंत्रालय में संयुक्त सचिव था, 5 साल के लिए मैं था, तभी ये यशपाल कमेटी बनी थी और उसने कहा था कि सोशल साइंस की 4 किताबों की आवश्यकता नहीं है, करिकुलम लोड बहुत ज़्यादा है, इसको कम कीजिए, 1 कीजिए। मैंने 4 को 1 कर दिया था। वही कुछ यहाँ भी हुआ है। उन्होंने 1 किताब बनाई है, उसके और भाग आने वाले हैं, 2 भाग और आएंगे। कोई किसी को हटा नहीं सकता, मुगलों को देश से हटाया नहीं जा सकता, न मुगलों की यादों को हटाया जा सकता है। सिर्फ एक ही काम होता है, और मैंने भी किया है, इतिहास की किताबें मैंने बदली, क्योंकि इतिहास के जो मेरे पुराने लेखक थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। मैं तो केवल ये चाहता था कि जो नया है इतिहास में, देखिए नया आता है, सेटेलाइट से आता है, उत्खनन से आता है, अध्ययन से आता है, तो निश्चित रूप से अब जो नया आएगा किताबों में वो पहले वाला तो नहीं होगा। अब बहुत कुछ होगा भी, बहुत कुछ नहीं भी होगा, तो परिवर्तन तो होगा ही। और मैंने बात की हुई है एनसीईआरटी से, उनका कहना है कि आप प्रतीक्षा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हटा रहे हैं, हम उसको लाएंगे, लेकिन किस मात्रा में लाएंगे, कैसे लाएंगे, उस पर बड़ी चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। एनसीईआरटी की किताब लिखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी है और इतनी सघन है कि और कुछ बदल जाए, डायरेक्टर बदल जाए, प्रक्रिया नहीं बदलती। नतीजा ये होता है कि एनसीईआरटी किताबें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अतः मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है कि आप प्रतीक्षा कीजिए, मुझे पूरी जानकारी है कि मुगलों को जिस स्वरूप में आना चाहिए आएगा। वही सर, समस्या यही है कि स्वरूप जो आप कह रहे हैं कि एक तो कौन सा वो स्वरूप हो सकता है, दूसरा चूंकि आप डायरेक्टर थे तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है सर कि एनसीईआरटी उसको अपनाती है और उस आधार पे चूंकि पहली क्लास से लेके 10वीं तक माना ये जाता है कि जो बच्चों के मन मस्तिष्क में बातें डाल दी जाती हैं वो उनके लिए मेमोरी बन जाती है। तो वो प्रक्रिया बता दीजिए और अब स्वरूप जरा समझा दीजिए सर। प्रक्रिया ये है कि सारे देश में एनसीईआरटी बनी क्यों, पहले मैं ये बताऊंगा। 1961 में इसलिए बनी थी कि सारे राज्यों के पास शिक्षा के अधिकार थे। वे अपने बोर्ड का करिकुलम चाहें जैसा बनाएं, पुस्तकें चाहें जैसी बनाएं। बड़ी संभावना थी कि केरल की पुस्तकों का स्तर, असम की पुस्तकों का स्तर, गुजरात की स्तर एक सा नहीं होगा, और बच्चों को जब राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे आएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। अतः कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो बता दे कि ये मानक है, इस स्टैंडर्ड पर आप रहिए। मेरे समय में जो किताबें बनी हैं उन सब के प्राक्तन में, प्रारंभ में मेरे दस्तखत से छपता था कि आप 15%, 20%, 25% लोकल एलिमेंट ऑफ द करिकुलम जरूर लाइए। आप बदलिए, सब कुछ बदल सकते हैं आप, जो भी बदलना चाहें लेकिन स्तर यही रखिए। ये बात अभी भी आवश्यक है और आगे भी रहेगी। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, संस्था का नाम ही है रिसर्च है। लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, प्रश्न कैसे बनाए जाएं, किताब कैसे लिखी जाए, दुनिया भर में क्या हो रहा है इसका अध्ययन किया जाता है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इस सब के बाद एक एक लाइन लिखने के लिए, एक एक पाठ लिखने के लिए हम देश भर से लोगों को बुलाते हैं। कक्षा 6 की किताब का एक पाठ हो तो हो सकता है कि 5 राज्यों के लोग आ जाएं, हो सकता है 11 राज्यों के लोग बैठ कर लिखें। फिर अगली प्रक्रिया होगी उसके संपादन में, किसी अन्य राज्य के लोग होंगे वो पढ़ेंगे। इस तरह सारे देश को इन्वॉल्व किया जाता है। होल कंट्री इज इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। और एक बात और बताता हूँ, शिक्षा नीति बनने में 2 नीतियाँ बनी, 2 कमेटियाँ बनी थी। एक बनी थी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में और एक श्री कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, जो कल नहीं रहे, जिनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहली कमेटी में मैं मेंबर था, दूसरी कमेटी में मैं अनौपचारिक रूप से रहा, क्योंकि औपचारिक रूप से दोनों में होना संभव अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मैंने ही कहा। तो
इस सब में क्या हुआ, ये कमेटियां हर जगह गईं, देश भर में गईं, देश भर के विद्वानों को बुलाया और लाखों लोगों से कहा कि आप बताइए किताबों में क्या होना चाहिए। अब उसके आधार पर जो विद्वानों से आता है, जो वैज्ञानिकों से आता है, उसको बैठकर पढ़ने का काम बहुत से लोग मिलकर करते हैं। फिर उसका संक्षिप्तीकरण होता है और तब पाठ्य पुस्तक बनने तक एक एक शब्द अनेक लोगों से, हो सकता है 10 से गुजरा हो, 12 से गुजरा हो, तब जाकर एनसीईआरटी की पुस्तक बनती है। इसीलिए देश में कोई ऐसा IAS अफसर आपको नहीं मिलेगा जिसने एनसीईआरटी की किताब न पढ़ी हो और जो उसकी तारीफ न कर रहा हो। इसलिए पहले ये मानिए कि एनसीईआरटी अच्छा काम कर रही है, और अगर उसके एक भाग में मुग़ल नहीं आए हैं तो मुग़ल कहीं जाएंगे नहीं। मुग़ल भारत में आए थे, रहे, उनकी यहाँ पर स्मृतियाँ हैं, उनके प्लस भी हैं, निगेटिव भी हैं। और इतिहासकार का काम, पुस्तक लिखने वाले काम है कि वो जितनी भी ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं, जितने उसके निकट पहुँच सके पहुँचे। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, इतिहास की ऑब्जेक्टिविटी के बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना भारत में तो कम से कम नहीं है। क्योंकि दुनिया में हम जानते हैं कि विविधताओं के साथ कैसे रहा जाता है, और हम विविधताओं का सम्मान करते हैं। हमारे भाई बहन, पास पड़ोस, सब जगह विविधता है, धर्म की विविधता है, मतों की विविधता है, हर प्रकार की है, और भाषा की है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, और जब मैं उड़ीसा गया तो उन दिनों मैं 71 में उड़ीसा गया, और उस समय मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी लड़की ट्राइबल मेरे घर में थी, 11 साल की, और मेरी 1 साल की बच्ची को देख रही थी, और उसने एक शब्द कहा, अभद्र पिल्ला, और मैं दंग रह गया। उसके शब्दों को फिर मैं सुनने लगा, और मुझे लगा यही भारत को जोड़ता है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मलयालम हो, केरल हो, कोई जगह हो, कर्नाटक हो, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको अपनत्व से जोड़ देंगे। एनसीईआरटी इस अपनत्व को अपनाती है, बढ़ाती है, और आगे भी बढ़ाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। सर, चूँकि आपने कहा कि मुग़ल आए थे, मुग़लों ने शासन किया, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन स्वरूप जो है वो बदलने की बात की जा रही है। चूँकि स्वरूप की ही बात, चूँकि पहले पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि अकबर महान थे, तो क्या अब भी महानता जो उनकी हम पढ़ते हुए आए हैं वो शब्द रहेंगे, लगता है आपको? मैं इस बात को यूँ दूसरे ढंग से देखता हूँ कि जब अकबर महान थे तो आपके पास क्या उसके तथ्य थे, जो तथ्य जिन लोगों ने किताबें लिखी। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, और जब किताबों की बदलने की बात आई तो पहले तो मैं उन्हीं इतिहासकारों के पास गया जिन्होंने मना कर दिया मेरे साथ काम करने। फिर मैं उन लोगों के पास गया जो इतिहास जानते थे। स्वर्गीय खुशवंत सिंह के पास में गया, उनको मैंने बहुत पढ़ा था, और मैंने पूछा कि एक ऐसा क्यों है, ये विभिन्नताएं क्यों है लोगों के मानस में। उन्होंने कहा कि देखिए, मुग़लों का जो इतिहास लिखा गया है वह कोर्ट हिस्टोरियंस द्वारा लिखा गया है, और इन लोगों ने उन किताबों में उसी का अनुसरण किया है। कोर्ट हिस्टोरियन क्या लिखेंगे ये तो आप भी जानते हैं। खुशवंत सिंह जी ने मुझे बताया कि एक नाटक है, एक पुस्तक है गुरुमुखी में, विचित्र नाटक, जो सिख इतिहास की प्रतिनिधि पुस्तक मानी जाती है। मैं तो उसे नहीं पढ़ पाया। उन्होंने कहा कि उसके तथ्यों तक को इन्होंने नहीं माना, हमारे इतिहासकारों ने। और ये भी सही है कि जब आपने पढ़ा अकबर महान था तो आपको शायद पता नहीं था, विद्यार्थी थे, कि जो इतिहासकार लिख रहे थे वे इसे एक विशेष विचारधारा के पोषक थे, और इस तथ्य से सारा देश परिचित है। तो एक विशेष धारा से पोषक इतिहास न तब स्वीकार्य था, न अब होगा। अब हमें ऐसा इतिहास चाहिए जो वस्तुनिष्ठता के उतने करीब जा सके जितना मनुष्य जा सकता है। वस्तुनिष्ठता के पास जा पाना, हमें इतिहास ऐसा चाहिए जिसमें राजनीति का कहीं लेश मात्र दिखाई न दे, राजनीतिक प्रभाव दिखाई न दे। और मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा इतिहास देश में बनेगा जिसमें सच्चाई सामने आएगी,
अगर अकबर महान होगा तो महान माना जाएगा, अगर सावरकर महान होंगे तो महान माने जाएंगे। इस पर निर्भर नहीं करेगा कि मेरे दादाजी कहें कि सावरकर महान थे और मैं कहूँ कि नहीं, सावरकर को निकाल देना चाहिए। क्यों? कहीं न कहीं तो तथ्य होंगे, और उन तथ्यों को ढूंढना इतिहास के शोधकर्ताओं का कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है कि वो जी जान लगा करके उन तथ्यों का अध्ययन करें और अपने मन से इतिहासकार के रूप में मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं वरिष्ठ हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है कि मैंने उसी ढंग से पुस्तकें बनाई जो मुझे सही लगा, और जो मैंने सीखा किससे सीखा? विद्वानों से सीखा, राजनेताओं से नहीं सीखा। और यही देश को चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। इसलिए मुग़लों का जो सही स्वरूप है वो दिखाई देगा। जो पुराना स्वरूप था वो मैंने भी इसलिए बदला था कि वह स्वरूप विचारधारा से प्रेरित था। और कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि 1968 या 69 के बाद देश की सारी संस्थाओं पर करीब 30 वर्ष तक एक विशेष विचारधारा के लोग छाए रहे, और ऐसे छाए कि उनकी छाया आज भी दिखाई देती है। आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्लोगन है पीएम सर का, उसको भी एक चैप्टर के रूप में लिया गया है। कुंभ जो हमने मनाया है 144 साल बाद, तो यानी कि इस इतिहास को भी अब युवा जानेंगे। जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए? क्योंकि देखिए, बेटियों के बारे में जितनी ज़्यादा संवेदनात्मक स्थिति हम बना सके हमें बनानी चाहिए, और हम नहीं बना पाए हैं, ये भी सत्य है। हाँ, और बेटी की बात केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं, बड़े होने पर सीमित है। उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसका कैसा व्यवहार होता है, कैसे हो, ये सब कुछ सिखाना या उससे परिचित कराना। मैं सिखाना न कह करके कहूँगा, उस सब की वस्तुनिष्ठता से परिचित कराने के लिए इस तरह के व्यवहारिक पाठ दुनिया भर में आ रहे हैं। आप पुराने, जैसे मैंने पढ़ा था, प्राचीन भारत, अर्वाचीन भारत, मध्य भारत, वर्तमान भारत, वो एक तरीका था, ये दूसरा तरीका है, और ये व्यवहारिकता के साथ में लिए हुए है जिससे मनुष्य जीवन में शिक्षा का उपयोग कर सके। देखिए, इस समय दुनिया भर में ये माना जाता है कि शिक्षा केवल शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा और कौशल दो चीज़ें होनी चाहिए। तो कौशल भी सिखाइए और शिक्षा भी सिखाइए। ऐसे अनेक देश हैं जो 10 वर्ष तक या कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं लेते, सिखाते हैं। कोई इस बात पर परीक्षा नहीं देता कि आपको अक्षर ज्ञान हुआ कि नहीं, हो या न हो, आपको व्यवहार का ज्ञान हो जाए, आपको चीज़ों को सलीके से संभालने का ज्ञान हो जाए, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। शिक्षा केवल कक्षाओं में नहीं होती है, इस विचार से उभरना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि समाज की भी जिम्मेदारी है। और मैं कहूँ, अगर आपके पास समय तो नहीं होगा, कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमें बताया गया था कि महाजनों इन गता सपन था, और हमारे महाजन आजकल कौन है? चयनित प्रतिनिधि। और लोहिया जी कह गए थे कि चयनित प्रतिनिधि को संपत्ति और संतति इन दो से विमुख होना चाहिए। क्या लोग विमुख हैं? और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूं कि आपका चैनल प्रसारित करे, कि अगर भारत की संसद में एक चयनित प्रतिनिधि मेज पर खड़े होकर कागज़ फाड़ कर उसको बाद स्पीकर के ऊपर फेंक देता है या अध्यक्ष के ऊपर फेंक देता है, तो क्या इसका प्रभाव देश पर नहीं पड़ेगा? इसलिए हमें उस तरह के चैप्टर लिखने पड़ रहे हैं। क्या ऐसे, इसी के संदर्भ में दूसरा मेरा कथन है कि अगर 18 साल का लड़का कागज़ फाड़ कर अपने कुलपति के सर पर फेंक देता है, तो उसको गलत कैसे कह सकते हैं? संसद के अंदर जो व्यवहार मान्य है वो बाहर मान्य क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर अगर निकल जाए तो इस देश का बहुत बड़ा भला होगा। अगर हर व्यक्ति मान ले कि शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं है, अध्यापकों में नहीं है, वो समाज में है, समाज में जो प्रतिनिधि हैं उनका चाल चलन करना है, वो कितने ईमानदार हैं और वो कितने वस्तुनिष्ठता को मानते हैं, इस पर समाज निर्भर करेगा। केवल किताब के एक पाठ में एक व्यक्ति के बारे में
कौन सा शब्द लिखा है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। जो एनसीईआरटी किताबों पर अच्छी खासी चर्चा हो, मैं तो भाग लेने को तैयार हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि किताब जो आज से 50 साल पहले लिखी गई थी वो वैसी की वैसी नहीं चलेगी। मैंने जो फिजिक्स 1962 में पढ़ी थी एमएससी में, आज वो 2-3 पेज में रह गई है। मैंने 700 पेज पढ़े थे। ये परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन में सभी को तैयार रहना चाहिए। हमारे बच्चों को जितना ज़्यादा कौशल सीखेंगे उतना अच्छा होगा। ये थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाने के अलावा कौशल सिखाना आवश्यक। आखिरी सवाल आपसे कि सर 2004 तक आप निदेशक थे एनसीईआरटी के, चाहते तो बहुत चेंजेस करते, लेकिन आपने अचानक किए थे। मैं चाहता ही नहीं था। मैंने सारी किताबें बदल दी थी, मैंने सारी पुस्तकें बदल दी थी। 240 के करीब थी नई किताब, बहुत सा सामग्री लोगों के लिए लिखा दी थी। लेकिन आपने बीच में अचानक पद ही त्याग दिया कि नहीं साहब वॉलंटरी रिटर्न। इसलिए त्याग दिया क्योंकि जब सरकार 2004 में बदली तो मेरे को ये संदेश भेजा गया कि आप ये कहिए कि मैं जो नई सरकार कहेगी वो करूँगा। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। नई सरकार कह रही थी आप डिसेफ्रनाइज करिए किताबों। उनका कहना था मैंने सेफ्रनाइज किया है, यानी मैंने ये कहा कि सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाएं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और जिसको मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, उसको मैं कैसे छोड़ देता। जब मैं ये किताबें दोबारा नहीं लिखा सकता था। दूसरा, मुझे कहा गया कि मैं सारा ब्लेम या जो वो लोग ब्लेम कहते थे, मैं ब्लेम नहीं कहता, मैं तो योगदान कहता हूँ। आप ये कहिए कि जो पुराने मिनिस्टर साहब ने कहा था वो मैंने माना, मैं तो अधिकारी था। मैंने कहा मैं अधिकारी था, लेकिन मैं अध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ, सीनियर हूँ, मेरा उत्तरदायित्व तो बढ़ता है। हाँ, आज मेरे विद्यार्थी प्रोफेसर होकर रिटायर हो गए हैं। मैं 51 वर्ष हो गए हैं मुझे एज ए एक्टिव फुल प्रोफेसर। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये दो काम नहीं करूँगा। जो पुस्तकें लिखी हैं वे सही हैं, वे देश हित में हैं, मैं उसे बदलूँगा नहीं। और मैं अपने पुराने मंत्री के प्रति कृतज्ञ नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने मुझे यही कहा कि हमेशा गुणवत्ता का, टैलेंट का ध्यान रखना, चाहे नियुक्ति में हो चाहे पुस्तक हो, वस्तुनिष्ठता और मेरिट, इससे पीछे नहीं हट। अगर कोई ऐसा कह दे इससे बढ़िया मिनिस्टर आपको क्या मिल सकता है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने उसके बाद सेवानिवृत्ति ले ली। सर आखिरी सवाल आपसे जल्दी से कि अभी जो बदलाव एनसीईआरटी की 7वीं क्लास में हुआ है आपकी नज़र में ठीक है या नहीं? मैंने वो पुस्तक देखी नहीं है। मैं देखने के बाद ही इस तरह की बात का उत्तर हाँ या ना में दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, बदलाव होगा, और जो जिनके हाथ में देश ने सौंपा है बदलाव करने का उत्तरदायित्व, तो उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जाहिर है बदलाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि सर से बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक समय में इन्होंने बदलाव न मानने की वजह से अपने पद को त्यागा था, और जाहिर है इनके विचारों को आपने समझा होगा। जो क्षण गुजर गया वो इतिहास होता है, इतिहास परिस्थितियों के अनुसार लिखा जाता है। बहरहाल पहले परिस्थितियां कुछ और थीं, अब परिस्थितियां बदली हैं, इतिहास फिर से लिखा जाएगा और नौनिहालों को पढ़ाया जाएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।